कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन का खंडन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार दलित हेराल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया से ली गई है, जो बाबा साहब की एक बुक है। हमने पहले एक कहानी सुना दी थी, आज हमारी ये दूसरी कहानी है। अगर आपने पहली कहानी नहीं सुनी है तो उसको जाकर सुने, उसको जाकर पढ़े। आज हमारी दूसरी कहानी है, तो हम बिना समझ आया हुआ है हमारी दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। अंबेडकर का दृष्टिकोण और इतनी प्रबल शक्ति और इतना दूरदृष्टि होना कोई मामूली बात तो नहीं है। जब प्रश्न हिंदू मुसलमान का था तो विभाजन की बात उठी कैसे। इस पर अंबेडकर ने अपने तीखे कटाक्ष किए हैं कि आज के युग में या आने वाले युग में वो कटाक्ष शायद ही कभी धुंधले हो पाए। हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनातनी थी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके बीच में तनातनी है, वो भी रहेगी। प्रश्न केवल यह है कि क्या यह तनातनी इतनी प्रबल है कि वे एक देश में एक संविधान के अंतर्गत नहीं रह सकते। दोस्तों, आगे बाबा साहब लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उसमें जिक्र करता है। उसमें लिखते हैं कि निश्चित रूप से एक साथ रहने की इच्छा 1937 तक हिंदू और मुसलमान दोनों में थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के निर्माण के समय हिंदू और मुसलमानों में एक देश में एक संविधान के अंतर्गत रहना पसंद किया था। उक्त एक्ट के पारित होने के बाद या पारित होने से पूर्व उस पर कोई चर्चा का भाव लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से साथ रहने की जो इच्छा थी हिंदू और मुसलमानों की, वो 1937 तक उनमें नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के निर्माण के समय हिंदू और मुसलमानों ने एक देश के एक संविधान के अंतर्गत रहना पसंद किया था। एक्ट के पास होने के बाद या पास होने से पहले उस पर हुई चर्चा में भी उन्होंने भाग लिया था। 1920 से 1935 के बीच सांप्रदायिक तनातनी की स्थिति क्या थी। जैसा कि पूर्वगामी पृष्ठों में रिकॉर्ड किया गया है, 1920 से 1935 तक का भारतीय इतिहास सांप्रदायिक संघर्ष की एक लंबी कहानी रहा है, जिसमें जनधन की जो हानि थी वो शर्मनाक सीमा तक पहुंच गई थी। सांप्रदायिक स्थिति इतनी भयंकर कभी नहीं थी जितनी 15 वर्ष पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने से पहले थी। फिर भी इस पारस्परिक तनाव के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों ने एक देश में एक संविधान के अंतर्गत रहने की इच्छा में कोई व्यवधान पैदा ही नहीं किया। फिर सांप्रदायिक तनाव के विषय में इतनी अधिक चर्चा क्यों की जाती है। क्या भारत ही ऐसा देश है जहां सांप्रदायिक तनातनी है। कनाडा के विषय में आपके विचार क्या है। 1867 में फ्रेंच कनाडा जैसा ही था, आज भी बहुत कुछ वैसा ही है। आज भी वह उन्हीं विश्वासों, रीति रिवाजों और संस्थाओं पर चल रहा है जिनको अंग्रेजी प्रांतों में कोई नहीं मानता है। उनके अपने विशिष्ट विचार हैं, अपनी विशिष्ट धारणाएं हैं और उनके अपने विशिष्ट मूल्य भी हैं। उदाहरण के लिए विवाह, तलाक और उनके बारे में उनका दृष्टिकोण न केवल शेष कनाडा बल्कि एंग्लो सैक्सन उत्तरी अमेरिकी वासियों में भी आम है। कनाडा में सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रियल में दोनों समुदायों के बीच में आपसी जो मेल मिलाप का न होना बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। लगभग 63% आबादी फ्रेंच है और 24% आबादी ब्रिटिश है। यदि मेल मिलाप की कहीं पर गुंजाइश है तो यहाँ पर वह काफ़ी है, परंतु वास्तविकता यह है कि व्यवस्था और राजनीतिक कारणों के कक्ष को छोड़ दे तो उनके साथ रहने के लिए बाध्य करते हैं। वो एक दूसरे के विमुख ही रहते हैं। उनके अपने अलग अलग आवासीय क्षेत्र है, अपने अपने अलग अलग वाणिज्य केंद्र है और उनमें अंग्रेजी और जातीय पृथकता की भावना बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। मॉन्ट्रियल के अंग्रेजी बोलने वाले निवासियों में कुल मिलाकर फ्रांसीसी भाषा नागरिकों की भाषा सीखने, उनकी परंपराओं को समझने और उत्सुकता पूर्वक उनका निरीक्षण करने, उनके गुण और दोषों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने का कोई प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया है। भाषाई रोड़ों ने उन दोनों समुदायों के लोगों के अलग अलग रहने और उनको इस तरह से उकसाया है कि भाषाई समुदाय दोनों से एक दूसरे से अलग अलग रहें। 1921 में हुई जनगणना से इस तथ्य का पता चलता है कि फ्रांसीसी मूल के लगभग 50% कनाडावासी अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है और ब्रिटिश मूल के 95% लोग फ्रांसीसी भाषा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक कि मॉन्ट्रियल में भी 70% ब्रिटिश मूल के लोग फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकते हैं और 30% फ्रेंच वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। एक आम भाषा के अभाव में दोनों राष्ट्रीयताओं के बीच में जो खाई बनी है वो उनको एक होने से रोकती है।
आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण ले लीजिए। दक्षिण अफ्रीका का क्या हाल है? जिन लोगों को बोर्स और अंग्रेजों के आपसी संबंध के बारे में पता नहीं है, उन्हें श्री E.H. ब्रुक्स के इन शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए। श्री E.H. ब्रुक्स लिखते क्या है वो अपन देख लेते हैं। गोरी जातियों और दक्षिण अफ्रीकी लोगों दोनों समुदायों के लिए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीयता कितनी आम है। निसंदेह यह अत्यंत वास्तविक और सघन है, परंतु आम तौर पर यह एक ऐसी भावना है जो केवल गोरी जातियों तक ही सीमित है और जो अफ्रीकी भाषा के प्रति प्यार के काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। प्रारंभ में हॉलैंड वासियों की मातृभाषा से प्रभावित हुई और बाद में थोड़ा बहुत फ्रांसीसी, प्रोटेस्टेंट और जर्मनी ने उसे आधुनिक रूप दिया, लेकिन सर्वाधिक रूप से यह भाषा समय के साथ चलकर ही प्रभावित हुई है। भाषा के प्रश्न के अतिरिक्त इसका स्पष्ट रूप अन्य किसी मुद्दे पर नहीं दिखाई देता है। हाल ही में बहुत ही कम अंग्रेजी भाषी दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने व्यावसायिक काम के लिए या सिविल सेवा के लिए न्यूनाधिक रूप से बाध्य होकर अफ्रीकी भाषा का अध्ययन किया है, और उनमें भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं। अनेक लोग हैं, उनकी इसकी जानकारी और ज्ञान के बावजूद इसका खुला उल्लंघन किया गया है। बहुसंख्यक लोगों ने सहिष्णुता की कमी के कारण इसके प्रति नाराजगी जताई है और इसका मजाक उड़ाया है। इसी मुद्दे पर एक दूसरे के साक्षी की बात पर भी गौर किया जा सकता है। वे हैं मैनफ्रेड नाथन। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बोर्स और अंग्रेजी के बीच में जो संबंध है उसके बारे में कहा है कि हो सकता है कि वो दोनों प्रोटेस्टेंट हो। यद्यपि आजकल इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। धार्मिक मतभेद अब कोई ज़्यादा नहीं रखता है। वाणिज्य लेन देन की बात करें तो वे एक दूसरे के साथ खुलेआम से वाणिज्य लेन देन करते हैं। इसके बावजूद इस बात की सच्चाई नहीं है कि गोरे लोगों की आबादी के इन दो समुदायों के बीच में पूर्ण रूप से उन्मुक्त सामाजिक व्यवहार होता है। कहा जाता है कि इसका एक कारण यह है कि बड़े शहरों के केंद्रों में अंग्रेजी भाषी लोगों की आबादी अधिक है। शहरी लोगों को देहातों में रहने वालों का रहन सहन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती है, लेकिन देहाती कस्बे में यद्यपि आमतौर पर काफ़ी मैत्री होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि हमारे अगर देहात में कोई है तो वो बहुत मैत्री होता है। बोर्स लोग यहाँ पे आने वाले में काफ़ी सम्मान करते हैं, तथापि आवश्यक व्यवसायिक और वाणिज्यिक संबंधों को छोड़कर दोनों समुदायों के बीच में सामाजिक संबंध अधिक नहीं रहता है। धर्मांध और सामाजिक कामों में जो सहयोग की अपेक्षा की जाती है वो प्राय उनमें नहीं है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जिसमें सांप्रदायिक तनातनी है। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में भी सांप्रदायिक तनातनी विद्यमान है। यदि कनाडा में सांप्रदायिक तनातनी के होते हुए भी फ्रेंच और अंग्रेज राजनीतिक इकाई के रूप में रह सकते हैं, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में सांप्रदायिक तनातनी अंग्रेजों और डचों को राजनीतिक इकाई में एक बांधे हुए हैं और उनके बीच में कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। यदि सांप्रदायिक तनातनी के बावजूद स्विट्जरलैंड में फ्रेंच और इटालियंस जर्मनी के साथ राजनीतिक इकाई के रूप में रह सकते हैं, तो भारत में हिंदू और मुसलमान एक संविधान के अंतर्गत क्यों नहीं रह सकते? अगर आप दलित हेराल्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं और दलित हेराल्ड को अपने आर्टिकल्स भेजना चाहते हैं, तो दलित हेराल्ड को अपने आर्टिकल्स आप PDF फॉर्म्स में भी भेज सकते हैं। दलित हेराल्ड आपके द्वारा भेजे गए सारे आर्टिकल्स को पब्लिश करेगा। धन्यवाद।